इश्क का पार्ट 2। फ्लाइट अपने सुनिश्चित समय पर भारत की सरजमी पर उतरती है और साथ ही अपने शहर में उतरता है अरुण दीवान भी, वो भी पूरे 4 साल बाद। सिविल फ्लाइट से आने से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी द्वारा संभाली जा रही थी, जिससे उसके आगे पीछे एक सुरक्षात्मक घेरा बनाकर वे चल रहे थे, जबकि अरुण इन सब तरह के तामझाम पर हमेशा अपनी नाराजगी दर्ज कराता। इस कारण वे सभी अरुण से थोड़ा दूरी बनाकर चल रहे थे। राजवीर और माधव भी उससे दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अभी वह एग्जिट पॉइंट से निकला ही था कि कोई शख्स चुपचाप उसके पीछे पीछे होता उसकी ओर बढ़ने लगा, पर उन पर माधव की नजर पड़ गई। वह देखता है कि वह शख्स किसी भी तरह से अरुण के पास पहुंच जाना चाहता था। वह उसे बस टोकने ही वाला था कि राजवीर उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिससे वह आश्चर्य से उसकी ओर फिर उस शख्स की ओर देखता है। वह शख्स अब तक अरुण का सुरक्षात्मक घेरा तोड़ता उसके पास पहुंचते उसे पीछे से धौल जमा चुका था, जिससे सुरक्षाकर्मी बस उसकी ओर मुड़ने ही वाले थे कि अरुण उस शख्स की ओर मुड़ता हुआ कसकर मुस्करा उठा। योगेश, और तू क्या समझता है, तू 4 साल बाद चुपचाप शहर आएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इस पर अरुण दोस्ताने अंदाज में उसकी ओर हाथ मिलाते उसके गले लग जाता है। वे सभी समझ गए थे कि वह अरुण का परिचित है, इसलिए उसके आसपास ठहर जाते हैं। इतना भी तुझसे नहीं होता कि बता देता कि 2 दिन पहले आ रहा है, पर मैं भी निकला ना, घाघ पकड़ ही लिया तुझे। जिगरी दोस्त से मिलकर अरुण प्रसन्नता जाहिर करता हुआ कहता है, हाँ। अचानक प्रोग्राम में चेंज आया। अब वे साथ में बाहर की ओर बढ़ने लगे थे। तो इसका मतलब तूने घर पर भी किसी को नहीं बताया होगा। आई नो, इसकी जरूरत भी नहीं। तू ना कभी नहीं सुधरने वाला, कम से कम भाभी को तो बताया होता। इस पर हमेशा वाली हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर दिखाई पड़ाई। योगेश अपनी बात कहता कहता देखता है कि अरुण बाहर निकलते अब अपनी जेब में कुछ टटोलने लगा था। अरुण बस सिगरेट निकालने ही वाला था कि अचानक कोई धुन उसके कानों से टकराए और वह एग्जिट पॉइंट पर मूर्ति बना ठहरा रह गया। उसके बाहर आते उसकी नजरों के सामने एक कार रुकती है, जिसके पिछले दरवाजे से एक एक करके 1 2 3 4 फिर पूरे 5 बैंड वाले उतरते हुए कोई सुरीला बैंड बजाने लगते हैं। और सबसे आकर्षण का, उस बैंड के ठीक आगे गले में छोटा ढोल लिए बजाता एक 7-8 साल का बच्चा, जो पूरी मस्ती में खड़ा ढोल बजा रहा था, जो उस सुरीली धुन में कुछ अलग ही मालूम पड़ रहा था, पर फिर भी सबका ध्यान बस उसी पर टिका था। अरुण तो बस सीने पर हाथ बांधे उस दृश्य को प्यार भरी नजर से देखता रहा, और वही नहीं बल्कि वहां से गुजरते सभी इस दृश्य को नजर भरकर देखे बिना न रहे। वह प्यारा सा बच्चा अपने साफ शालीन कपड़ों में भी मस्त मौला लग रहा था, और उसे निहारते डैसिंग अरुण पर भी एक बार को सबकी नजर घूम जाती। ये सब देख योगेश धीरे से अरुण के कान के पास आता कह रहा था, 2 लोग हैं दुनिया में जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, एक अरुण दीवान और दूसरा उसका भतीजा क्षितिज दीवान। इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब अरुण क्षितिज के पास आता उसे प्यार से अपनी गोद में उठाने लगता है, तो ढोल बंद करते हुए वह कहता है, अरे चाचू, सबके सामने मुझे गोद में मत उठाओ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वो तो दिख ही रहा है। वो मुस्कुराते हुए उसके फूले गाल प्यार से चूम लेता है। अरुण क्षितिज को लेते राजवीर को इशारा करता है, और वह इशारे में सब समझता हुआ तुरंत उन बैंड वालों को नकद देता हुआ उन्हें विदा कर देता है। अभी वे साथ में मिलकर बस आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक काली शानदार कार आकर ठीक उसके सामने रुकती है। जिस तेजी से वह कार उसके सामने आकर रुकी थी, उसी तेजी से उस कार की ड्राइविंग सीट से एक आकर्षित महिला भी तुरंत बाहर निकलती है। अब सबकी नजर बस उसी की ओर घूम गई ही। गहरे भूरे रंग की सादी साड़ी में लिपटी उस महिला की समृद्धि उसके हर चाल से झलक रही थी। उसकी सादगी में भी उसका वैभव प्रकट हो रहा था, मानो वह कोई मुट्ठी में बंद हीरा थी। वह तेजी से अरुण की ओर बढ़ रही थी, और उसी रफ्तार से अपनी आंखों का काला चश्मा वह अपने सर की ओर करती कसे हुए भाव से अरुण को देख रही थी। अरुण भी उसे देखता बस अपनी जगह थम सा गया, जबकि क्षितिज उसकी गोद से उतरता हुआ उस महिला को भी सपाट भाव से देख रहा था, जो तेज कदमों से उनके बीच का फासला तय करती उनके पास तक पहुंच गई थी। कोई जरूरत नहीं थी न मुझे बताने की आखिर मैं हूँ ही कौन।
वो महिला उन पर तीखी नजर डाले नाराज हो रही थी और दोनों भी किसी अपराधी की तरह बस नजर झुकाए खड़े थे। जो जी में आए करो, ठीक है, फिर मैं यहाँ आई ही क्यों, मुझे तो बिल्कुल यहाँ होना ही नहीं चाहिए, क्यों है ना। वो महिला अभी भी उन्हें तीखे हाव भाव से उन्हें घूर रही ही, जबकि अरुण और क्षितिज बुझे भाव से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और वहां उपस्थित बाकी उनका चेहरा देख रहे थे, जैसे जानना चाहे थे कि वे अब क्या करेंगे। वो अभी भी कहे जा रही थी, मैं वहाँ स्कूल जाती हूँ तो पता चलता है क्षितिज बाबा कहाँ गए किसी को नहीं पता, और यहाँ ये छोटे नवाब चुपचाप चले आए और किसी को बताना तो इनकी जिम्मेदारी के अंदर आता ही नहीं। जिसे पता करना हो खुद पता करो, ठीक तो दो प्यार करने वाले मिल लिए, फिर मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं यहाँ, मैं जा रही यहाँ से अभी। वो गुस्से में पैर पटकती बस पलटने ही वाली थी कि अरुण और क्षितिज आंखों आंखों में एक दूसरे को जाने का इशारा करते हैं और पल में सबकी निगाह बस उनकी ओर ही घूम जाती है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी से जुड़े रहे और चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों से साझा करना बिल्कुल न भूले। धन्यवाद।